उभार जो है वह हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक भूमंडलीय परिघटना के रूप में तकनीकी तंत्र और कॉरपोरेट सेक्टर की शक्ति और इनके साथ साथ जन राजनीति के दबाव के चलते यह नियंत्रण अब कहीं ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। आंतरिक उथल पुथल और बाहरी दबाव के कारण से या सिर्फ नेताओं के अवसरवादी अस्थिरचित्त या अहम मैं रवैये की वजह हो, दुनिया के एक बड़े हिस्से में उदारतावादी लोकतंत्र जाहिर तौर पे कमज़ोर पड़ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक मोनोटोनस जो घटना है वो घट रही थी। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, लोकतांत्रिक उभार एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहे थे, उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आंतरिक उथल पुथल, बाहरी दबाव, अवसरवादी चिंतन, इसके साथ साथ तकनीकी तंत्र और कॉरपोरेट सेक्टर का जो उभार है वो उस डेमोक्रेटिक प्रोलिफरेशन को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर रहे थे, लिमिटेड कर रहे थे। तो गैर लोकतांत्रिक या गैर उदारतावादी आप कह सकते हैं, नॉन लिबरल, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम भी जो हैं वो भी उभर के सामने आ रहे थे। ज़्यादातर लोकतांत्रिक समाजों का प्रभु वर्ग, जो एलीट क्लास है, शक्ति के प्रयोग और वितरण में उदारता दिखाने के अपने मूल संवेग को छोड़ता जा रहा था। वह जनता के अभूतपूर्व राजनीतिकरण की चुनौती के मुकाबले अपनी राजनीति को टिकाने के लिए सस्ते लोक लुभावनवादी हथकंडे अपनाने के चक्कर में फंसता दिख रहा है। तो ऐसा नहीं था कि जो एलीट क्लास है, जिसके पास पावर था, जो रिसोर्सेज थे, वो आम जनता के लिए उसको छोड़ रहे थे, बल्कि जो आम जनता है उसके पॉलिटिसाइजेशन के कारण जो एक चैलेंज आ रहा था, उसके एवज में या उसके रिस्पॉन्स में आप कह सकते हैं कि जो पॉपुलिस्ट मॉडल ऑफ पॉलिसीज़ थी वो डिलीवर होने लगा स्टेट की तरफ से। सांस्कृतिक बहुलता से संपूर्ण समाजों के संदर्भ में ये मुद्दे और अधिक प्रमुख और व्यापक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर्स हैं, वहाँ पे जो कम्युनिटी है, ग्रुप्स है, वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इनका रूप और पेचीदा हो जाता है। समस्या के इस खास तरह के विन्यास पर मैं यहाँ विस्तार से चर्चा करूँगा। मैं पहले इस समस्या को कुछ प्रश्नों के रूप में रखूँगा, फिर उस पर भारत के विशेष संदर्भ में रोशनी डालूँगा, ऐसा कोठारी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि तमाम चुनौतियों के बाद, तमाम इस तरीके के उथल पुथल के बाद, अंत में जो केवल अस्तित्व बचाने की जो राजनीति है वही रह जाती है। और इस दिक्कत स्थिति से उपजने वाले इन सभी मुद्दों की गंभीर से जांच पड़ताल करना जरूरी है। कमाल की बात यह है कि रजनी कोठारी ने अपने इस अध्याय में ये जो मुद्दों की बात कही है, इस तरीके के उन्होंने 25 मुद्दों की चर्चा की है और उसको उन्होंने वन बाय वन रेखांकित करने की कोशिश की है। तो हम लोग भी उसको देखते चलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसके अगले पड़ाव पे इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि क्या बहुजातीय और बहुलतावादी समाजों में प्रभावी राजनीतिक समुदाय द्वारा स्वयं को वर्ग और जाति की प्रबल संरचनाओं तक सीमित रखने और परिधि के लोगों को प्रजा और उपनिवेश की तरह मानना अपरिहार्य है? यह एक मुद्दा है, यह एक प्रश्न उठाते हैं वो। फिर वो कहते हैं कि क्या उदारतावादी राज्य तंत्र औपनिवेशिक शोषण के लाभों के बिना अपने निचले वर्गों की जो मांग है उनको पूरा कर सकता है? क्या आंतरिक उपनिवेशवाद बाहरी उपनिवेशवाद का विकल्प हो सकता है? तो अगर आप इस प्रश्न को देखें कि क्या आंतरिक उपनिवेशवाद बाहरी उपनिवेशवाद का विकल्प हो सकता है, अगर आप सबल्टन स्टडीज़ के कुछ टेक्स्ट को देखेंगे, जब कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात करते हैं रंजीत गुहा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि रजनी कोठारी के जो थॉट प्रोसेस में आप जो चिंतन देख रहे हैं उनमें और गुहा के चिंतन में आपको बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ दिखेंगी कि बाह्य जो उपनिवेशवाद है और आंतरिक उपनिवेशवाद है, क्या किस तरीके से जो सामाजिक बहिष्करण है, किस तरीके से जो सोशल क्लोजर का कंसेप्शन है, वो आपको यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुजातीय समाज में वर्ग का तत्व अपनी भूमिका कहाँ तक निभाता है? हमने कहा कि उन्होंने 25 प्रश्न उठाए हैं, तो उसी में एक प्रश्न ये भी है कि बहुजातीय समाज में वर्ग का तत्व, एक ऐसा समाज जो मल्टीपल कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है, वहाँ पे क्या क्लास एक यूनिट ऑफ एनालिसिस हो सकता है या उसके रोल को हम देख सकते हैं? क्या इकोनॉमिक